सोचिए, आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक जमीन खरीदी, बाकायदा रजिस्ट्री करवाई और आप निश्चिंत हो गए। कुछ महीने बाद आप अपनी जमीन पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई और उस पर बाड़ लगा रहा है। आप उसे रोकते हैं तो वो भी अपनी जेब से रजिस्ट्री के कागज निकाल कर दिखा देता है। बेचने वाला वही है, जमीन वही है, लेकिन खरीदार दो। अब आपके पास भी कागज हैं और दूसरे खरीदार के पास भी। तो उस जमीन का असली मालिक कौन है? ये एक ऐसी उलझन है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकती है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत है जो हजारों लोगों के लिए कभी न खत्म होने वाले कानूनी और मानसिक तनाव का कारण बनती है। बिल्कुल, लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं और फिर सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। जी। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी जटिल लेकिन बेहद जरूरी कानूनी सवाल पर टिकी है। जब एक ही संपत्ति को धोखाधड़ी से दो अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है, तो कानून की नजर में असली हक किसका है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ कानूनी विश्लेषण और अदालती फैसलों से जुड़े दस्तावेज हैं। हमारा मकसद इन कानूनी सिद्धांतों को आम बोलचाल की भाषा में समझना है। सही कहा आपने। ताकि संपत्ति के लेन देन में होने वाले ऐसे बड़े जोखिमों से बचा जा सके। हाँ। तो आज हम देखेंगे कि कानून इस धोखे की परतें कैसे उधेड़ता है। हम पहले विक्रय पत्र यानी पहली सेल डीड की कानूनी ताकत को समझेंगे, और फिर ये भी कि उस दूसरी सेल डीड की क्या हैसियत है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, हम उस आम धारणा को भी चुनौती देंगे जो नामांतरण या दाखिल खारिज को मालिकाना हक का सबूत मानती है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई इस जाल में फंसी जाए तो उन दोनों खरीदारों के पास क्या कानूनी रास्ते बचते हैं। जी, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारे स्रोतों में जो उदाहरण है उसे ही पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपनी जमीन बा को बेचता है और एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मतलब पक्की रजिस्ट्री करवाता है। कुछ समय बाद वही जमीन स को भी बेच देता है। तो कानून की अदालत में जब ये मामला पहुंचेगा तो जमीन किसकी होगी, ब की या स की? देखिए, इसका जवाब भारतीय संपत्ति कानून के एक बहुत ही बुनियादी और पुराने सिद्धांत में छिपा है। ये सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 से निकलता है। अच्छा। सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही कोई मालिक कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति किसी को बेचता है और विक्रय पत्र यानी सेल डीड सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकृत हो जाती है, उसी पल वो मालिक उस संपत्ति पर अपना सारा अधिकार, टाइटल और हित खो देता है। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जिस पल विक्रेता अ ने पहले खरीदार ब के नाम पर रजिस्ट्री पर दस्तखत किए और अंगूठा लगाया, उसी पल खेल खत्म। बिल्कुल, खेल खत्म। उस जमीन के लिए एक बाहरी व्यक्ति बन गया। मतलब कानूनी तौर पर? कानूनी भाषा में कहें तो का जमीन पर मालिकाना हक उसी क्षण समाप्त हो गया और ब उसका पूर्ण स्वामी बन गया। अब के पास कानूनी तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे वो किसी और को यानी स को बेच सके। वो तो हवा बेचने की कोशिश कर रहा है फिर। बिल्कुल। ये बात बहुत चौंकाने वाले है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब तक सरकारी रिकॉर्ड मतलब खसरा खतौनी में नाम नहीं बदलता तब तक पुराना मालिक ही मालिक है। हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो अगर पहले खरीदार ब ने रजिस्ट्री के बाद आलसी कर दिया और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम यानी नामांतरण या दाखिल खारिज नहीं करवाया, तब भी वही कानूनी मालिक रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसका धोखेबाज लोग फायदा उठाते हैं। हम सब मानते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में जिसका नाम है जमीन उसी की है। सही बात है। लेकिन कानून कहता है कि ये सबसे बड़ा सबूत है ही नहीं। स्वामित्व का हस्तांतरण और रजिस्ट्री के साथ ही पूरा हो जाता है। नामांतरण तो बस एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया किस लिए? इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना तय करना है कि सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स या लगान कौन देगा। ये प्रक्रिया मालिकाना हक देती नहीं, बल्कि जो मालिकाना हक रजिस्ट्री से पहले ही मिल चुका है उसे सिर्फ अपने रिकॉर्ड में दर्ज करती है। अच्छा, तो नामांतरण सिर्फ टैक्स कलेक्शन की एक व्यवस्था है, मालिकाना हक का सर्टिफिकेट नहीं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी। तो फिर कहानी में दूसरे खरीदार स का क्या होगा? उसके हाथ में भी तो एक रजिस्टर्ड सेल डीड है। क्या वो कागज बस रद्दी का टुकड़ा है? कानूनी नजर से देखें तो हाँ, वो दूसरी सेल डीड शुरू से ही शून्य यानी वॉइड है। उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। शून्य? इसके पीछे एक बहुत पुरानी लैटिन कानूनी कहावत है जो आज भी दुनिया भर की अदालतों में इस्तेमाल होती है।
नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। ओ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सरल सा मतलब है, कोई भी व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, आपके पास अपनी कार की एक ही असली चाबी है। आपने वो चाबी और कार ब को बेच दी। अब आपकी जेब में चाबी नहीं है। अगर आप चाबी की एक नकली कॉपी बनवा कर स को बेचने की कोशिश करें, तो क्या स उस कार का मालिक बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जमीन के मामले में रजिस्टर्ड सेल डीड ही वो असली चाबी है। एक बार वो ब को दे दी तो अ के पास स को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब स उस दूसरी रजिस्ट्री के आधार पर जमीन का मालिक बन ही नहीं सकता, भले ही उसने फुर्ती दिखाकर सरकारी रिकॉर्ड में अपना नामांतरण करवा लिया हो। नहीं, मान लीजिए सर ने जल्दी से तहसील में अर्जी दी और रिकॉर्ड में उसका नाम चढ़ भी गया, तब भी नहीं? तब भी नहीं। जैसा हमने अभी बात की, नामांतरण किसी गैर कानूनी सौदे को कानूनी नहीं बना सकता। अगर नींव ही खोखली है तो उस पर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर दें, वो अवैध ही रहेगी। कागजों को ये मौका मिलता कहाँ से है? हमारे स्रोत साफ इशारा करते हैं कि नामांतरण में होने वाली देरी ही इस पूरे खेल की जड़ है। बिल्कुल। यहीं यह समझना दिलचस्प है कि कैसे एक सिस्टम की प्रक्रियात्मक देरी धोखाधड़ी का एक बड़ा दरवाजा खोल देती है। कैसे? होता यह है कि जब पहला खरीदार ब रजिस्ट्री कराने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाने में देरी करता है, तो सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर में या पटवारी के बही खाते में विक्रेता अ का नाम ही मालिक के तौर पर दिखता रहता है। सिस्टम अपडेट नहीं होता। और धोखेबाज विक्रेता इसी पुराने अनअपडेटेड रिकॉर्ड का फायदा उठाकर एक नए अनजान खरीदार स को फंसा लेता है। एकदम। वो नया खरीदार जब ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करता है या तहसील में किसी से पूछता है, तो उसे हर जगह विक्रेता अ का ही नाम दिखता है और वो मान लेता है कि सौदा साफ सुथरा है। एकदम सही। और इसीलिए सारे विशेषज्ञ एक ही सलाह लेते हैं, रजिस्ट्री होते ही अगले ही दिन नामांतरण के लिए अर्जी दे दो। हालांकि ये आपको मालिक नहीं बनाता। हाँ, आप मालिक तो रजिस्ट्री से ही बन चुके हैं, लेकिन ये सार्वजनिक रिकॉर्ड को अपडेट करके धोखेबाज विक्रेता के लिए सारे रास्ते बंद कर देता है। नामांतरण में देरी करके असली मालिक ब अनजाने में खुद को एक लंबी, महंगी और थका देने वाली मुकदमेबाजी के जोखिम में डाल देते हैं। तो ये तो ब और स दोनों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एक का हक है पर जमीन पर कोई और दावा कर रहा है, दूसरे का पैसा गया और हाथ में एक बेकार कागज है। तो ये लोग अब करें क्या? क्या तहसील में तहसीलदार के पास जाकर काम बन जाएगा? नहीं, यहाँ अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि राजस्व अधिकारियों जैसे तहसीलदार या कलेक्टर के पास एक पंजीकृत विक्रय पत्र को रद्द करने का अधिकार नहीं होता। अच्छा। जी नहीं, वो मालिकाना हक के ऐसे जटिल विवादों पर फैसला दे सकते हैं। उनका काम राजस्व रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, ना कि सिविल अदालतों वाले काम करना। तो फिर मंच कहाँ है? ऐसे विवादों को सुलझाने का एकमात्र और सही मंच सिर्फ एक सक्षम सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट है। ठीक है, तो अब दोनों को कोर्ट ही जाना पड़ेगा। चलिए, दोनों के लिए कानूनी उपायों को एक एक करके समझते हैं। पहले ब की बात करते हैं, जो असली मालिक है। उसे क्या कदम उठाने होंगे? ब को अपने हक की लड़ाई के लिए एक दीवानी मुकदमा, एक सिविल सूट दायर करना होगा। ये मुकदमा उसे विक्रेता अ और दूसरे खरीदार स दोनों के खिलाफ दायर करना होगा। दोनों के खिलाफ? हाँ, इस मुकदमे में वो अदालत से मुख्य रूप से दो राहत की मांग करेगा। पहली, स्वामित्व की घोषणा, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कहते हैं। यानी वो कोर्ट से कहेगा कि जज साहब, आप ये ऐलान कर दीजिए कि इस जमीन का असली मालिक मैं हूं। बिल्कुल। वो अदालत से कहेगा कि मेरी सेल डीड पहली और वैध है, इसलिए मुझे इस संपत्ति का कानूनी मालिक घोषित किया जाए। और दूसरी राहत? और दूसरी राहत है रद्दीकरण यानी कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें वो अदालत से अनुरोध करेगा कि स के पक्ष में जो धोखाधड़ी वाली दूसरी सेल डीड बनाई गई है, उसे कानूनी रूप से शून्य और रद्द घोषित किया जाए, ताकि भविष्य में उस दस्तावेज के आधार पर कोई और विवाद खड़ा ना हो सके। एकदम सही। ये तो हुई ब की बात। अब उस बेचारे दूसरे खरीदार स का क्या? ये तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है कि उसने सिस्टम पर भरोसा किया, रिकॉर्ड चेक किए, पैसा दिया और अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन कानून का सिद्धांत साफ है। स का संपत्ति पर तो कोई दावा नहीं बनता, लेकिन वो विक्रेता अ द्वारा की गई धोखाधड़ी का सीधा शिकार है। कानून उसे अंधेरे में नहीं छोड़ता। कानून उसे उस धोखेबाज विक्रेता से अपने नुकसान की भरपाई करने का पूरा अधिकार देता है। अच्छा,
तो वो अपना पैसा वापस ले सकता है। हाँ, स को विक्रेता अ के खिलाफ पैसे की वसूली और हर्जाने के लिए एक अलग दीवानी मुकदमा दायर करना चाहिए। और इस मुकदमे में वो क्या-क्या मांग सकता है? सिर्फ अपना मूलधन? नहीं, उसे कहीं ज्यादा। वो 2 मुख्य चीजें मांग सकता है। पहला, धन की वापसी यानी रेस्टिट्यूशन। उसने जमीन के लिए जो पूरी रकम दी थी वो उसे उचित ब्याज के साथ वापस मिले। ठीक है। और दूसरा, धोखाधड़ी के लिए हर्जाना, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। इसमें वो धोखाधड़ी के कारण हुए वित्तीय नुकसान, मुकदमेबाजी का पूरा खर्च और इस सब से हुई मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए भी अतिरिक्त हर्जाने का दावा कर सकता है। और क्या इस पे कोई आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है? हाँ, क्योंकि ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, स्रोतों में इसका भी जिक्र है। विक्रेता अ पर भारतीय दंड संहिता या अब भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी जैसी धाराओं के तहत एक एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है। मतलब क्रिमिनल केस भी चलेगा? जी, इससे विक्रेता पर आपराधिक मुकदमा चलेगा और उसे जेल भी हो सकती है। तो के पास जमीन वापस लेने का तो नहीं, पर अपना पैसा वसूलने और धोखेबाज को सजा दिलवाने का रास्ता खुला है। हमारे स्रोत भारत के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी जिक्र करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत का इस पूरे मामले पर क्या नजरिया है? क्या वो भी इसी सिद्धांत को इतनी ही सख्ती से मानती है? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया है जो हमारी इस चर्चा को और पुख्ता करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह जैसे कई मामलों में यह बात बार बार दोहराई है कि नामांतरण सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने के लिए है, ये मालिकाना हक तय नहीं करता। ये तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जैसा आपने कहा। जी, ये सिर्फ सरकारी बही खाते में एक एंट्री है, टाइटल का प्रमाण पत्र नहीं। ये तो हुई नामांतरण की बात, लेकिन रजिस्ट्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? क्या पहली रजिस्ट्री हमेशा ही जीतती है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प न्यूआंस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेना ही मालिकाना हक का अंतिम सबूत नहीं है। ओह, ये एक बहुत मजबूत सबूत है, लेकिन अदालतें और भी चीजें देखती हैं, जैसे क्या सौदा वास्तविक था, क्या पैसे का लेन देन हुआ था, और सबसे जरूरी, कब्जा यानी पोजेशन किसके पास है। कब्जा भी जरूरी है। हाँ, अदालत ये भी देखती है कि क्या पहला खरीदार एक बोनाफाइड परचेजर था, यानी उसने नेक नियति से बिना किसी धोखे के इरादे से संपत्ति खरीदी थी। तो कहानी में और भी परतें हो सकती हैं, यानी अगर ब ने सिर्फ कागज पर रजिस्ट्री करवा ली लेकिन न तो कब्जा लिया न ही सालों तक उस जमीन की सुध ली, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। हो सकता है। आमतौर पर जो व्यक्ति नेक नियति से पहले रजिस्ट्री कराता है और कब्जा ले लेता है, कानून की नज़र में उसका दावा सबसे मजबूत होता है। लेकिन 99% मामलों में सिद्धांत यही रहता है, पहला वैध और वास्तविक खरीदार ही मालिक है। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, चाहे जमीनी स्तर पर कितनी भी उलझन क्यों ना हो, कानूनी सिद्धांत शीशे की तरह साफ है। पहला पंजीकृत विक्रय पत्र ही मान्य होता है। बिल्कुल, बशर्ते वो सौदा असली और नेक नियति से किया गया हो। एक बार जब विक्रेता ने अपनी संपत्ति का टाइटल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो उसके पास दोबारा बेचने के लिए कोई टाइटल बचता ही नहीं है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा का सार निकाल लेते हैं। भारतीय संपत्ति कानून के तहत जिस व्यक्ति के पास पहला वैध रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र है, वही संपत्ति का असली मालिक है। सही। बाद में बनाया गया कोई भी विक्रय पत्र कानूनी रूप से शून्य होता है, चाहे उसके आधार पर नामांतरण हुआ हो या नहीं। बिल्कुल। और नामांतरण यानी दाखिल खारिज मालिकाना हक का सबूत नहीं, बल्कि टैक्स जमा करने की एक प्रशासनिक व्यवस्था मात्र है। इस एक बात को समझ लेना ही कई विवादों से बचा सकता है। और स्रोतों से मिली सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक सलाह, जिसे हम बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं, वो ये है, किसी भी संपत्ति खरीदार के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि जैसे ही उनके पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत हो, वे बिना एक दिन की भी देरी किए तुरंत राजस्व रिकॉर्ड में अपने नामांतरण के लिए आवेदन कर दे। हाँ, ये एक सरल कदम है जो सार्वजनिक रिकॉर्ड को दुरुस्त रखता है। ये भविष्य के विवादों से बचाता है और धोखाधड़ी की संभावना को लगभग खत्म कर देता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। जी, जो आपको बेवजह की अदालती लड़ाई से बचाता है। बिल्कुल। और अब एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कानून कैसे पहले खरीदार के हक की रक्षा करता है, लेकिन ये हमारे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस डिजिटल युग में जब सब कुछ तकनीक से जुड़ा है, तो संपत्ति पंजीकरण जो रजिस्ट्री ऑफिस में होता है और नामांतरण जो राजस्व विभाग में होता है, ये प्रक्रियाएं अलग-अलग क्यों हैं? सही सवाल है। इन्हें कैसे एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि जैसे ही एक रजिस्ट्री हो,
नामांतरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाए। एक ऐसी फूल प्रूफ प्रणाली कैसी दिखेगी जो इस तरह की धोखाधड़ी को मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव बना दे?